Hello everyone, my name is Jitesh Kumar and welcome back to my YouTube channel Dual Property. So last time हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग वेक्टर्स, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी किया जो कि वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर किसे कहते हैं हम। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका वेक्टर एडिशन। अब आप कहोगे सर एडिशन तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, हमें पता है हाउ टू ऐड, है ना। बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी काइंड ऑफ एडिशन जहाँ पर 2 + 2 = 4 होता है या फिर 3 + 4 = 7 होता है। यहाँ पर इवन 2 + 2 0 भी हो सकता है या फिर 3 + 4 7 ना होकर के 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि जिस क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं ना वो क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं हम, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ थोड़ा सीन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें हम देखेंगे कैसे दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी पॉइंट O से स्टार्ट करते हो मोशन, है ना। आप इनिशियली कहाँ पर हो? O पॉइंट पर हो, और O पॉइंट से आप नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रैवल करते हो। तो डायरेक्शंस में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सो लेट्स से आप अपना मोशन स्टार्ट करते हो पॉइंट O से, और नॉर्थ डायरेक्शन में आप 4 मीटर्स ट्रैवल करते हो और आप कहाँ पहुँच जाते हो? पॉइंट A पर, लेट्स से। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पॉइंट O से A तक का, सो पहले डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट्स से कि आपने मोशन स्टार्ट किया अपना पॉइंट O से और आप कहाँ पहुँच गए? पॉइंट A पर। तो चाहे आपने कोई भी पाथ चूज़ किया हो पॉइंट A तक जाने का, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगी पॉइंट O और पॉइंट A के बीच में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया? O पॉइंट से A तक ट्रैवल किया हमने 4 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा O से A का? 4 मीटर्स। अब A से आपने डायरेक्शन चेंज किया और आप अब ईस्ट में मूव करते हो, कितना? 3 मीटर्स लेट्स से। तो वापस डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी? A से, और पॉइंट आपका लास्ट वाला है B, तो A से B की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी? 3 मीटर। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टोटल कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो आपका आंसर ऑब्वियस होगा कि 4 + 3 = 7 मीटर्स। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो आपका आंसर 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इनिशियल पॉइंट कौन सा हमारा? O, फाइनल पॉइंट कौन सा है? B। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 7 नहीं है, कुछ तो अलग है। और वो कैसे डिनोट करेंगे हम? एक स्ट्रेट लाइन से, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी? पॉइंट O से, एंड कहाँ होगा? पॉइंट B पर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस कितनी है O से B की, वो आप फाइंड कर सकते हैं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस, है ना। हमें ये दोनों साइड्स पता है, वो 4 है और ये 3 है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? √4² + 3², जो कि कितना होता है? √25, मतलब 5 मीटर्स। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट में अगर मैंने 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट मिली। अगर इसको लिखना चाहूँ मैं, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर्स किसके इक्वल आया? 5 मीटर्स के इक्वल आया, ना कि 7 मीटर के। तो देखो हो गया ना कि 4 + 3 यहाँ पर कितना हो गया? 5 बजाय 7 के। तो इसलिए एडिशन डिपेंड करता है आप किस क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो। अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी है तब तो आप जो नॉर्मली ऐड करते हो वैसे ही कर सकते हो, बट अगर आप ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि इस केस में था अपना डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ थोड़ा सा एडिशन का रूल्स
चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि कैसे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें किसी दूसरे टाइप ऑफ एडिशन को यूज़ करना होता है। ठीक है, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिचुएशन हो गई, बहुत ही सिंपल केस हो गया जहाँ पर 4+3 ऐड करना था आपको। बट हो सकता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? वहाँ भी ज्योमेट्री के थ्रू आप कर सकते हो, बट फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे इस एडिशन का, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ज्योमेट्री ना करनी पड़े। सिर्फ 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 आप वैल्यूज़ को पुट करो उस फॉर्मूला में और आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली दो मेथड है हमारे पास जिनकी हेल्प से हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो है आपका द पैरेललोग्राम लॉ। अब क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट वेक्टर आर of addition of two vectors a and b will be the diagonal of parallelogram in which a and b will be the adjacent sides of the parallelogram। क्या मतलब है इसका? लेट्स से कि आपको किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है। आपके पास है इनिशियल ए वेक्टर ये रहा, और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर जो कि कुछ ऐसा है। आपको क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन फाइंड करना, मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास जो इनिशियल वेक्टर्स है ए और बी, उसकी हेल्प से आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही आपका एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे ये ज्योमेट्रिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसकी हेल्प से हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। अगर ये साइड है आपकी पैरेललोग्राम की, अगर एक कोई साइड है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? इसी के पैरेलल और सेम लेंथ की। तो हमें क्या करना है? ए वेक्टर को सिमिलरली यहाँ पर ड्रॉ करना है डैश लाइन से, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा? बी के एंड पॉइंट पर, और यहाँ पर एक एरो बना देना आपको। ठीक है, अब सिमिलरली बी के पैरेलल भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे डैश लाइन से। तो ये भी आपका ए वेक्टर हो जाएगा और ये भी आपका बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। आप ए वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हो यहाँ से यहाँ, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? इसी पैरेललोग्राम की डायगोनल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये किसके इक्वल है? एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हर बार आपको क्या करना है? ऐसे ही पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, और उसकी जो डायगोनल होगी वही उस रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, अब कहीं भी इसमें हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, बट जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं? एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ मैंने वही सिचुएशन वापस ड्रॉ कर रखी है। हमारे पास दो इनिशियल वेक्टर्स है, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल चुका है जो कि क्या है? ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब यहाँ मैंने एंगल्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो जो आपके जो इनिशियल वेक्टर्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? थीटा से। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। और आपको क्या मेंशन कर रखा है कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका और जो इनिशियल वेक्टर है ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल को मैंने किससे डिनोट कर रखा है? अल्फा से। और सिमिलरली जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो आपका सेकंड इनिशियल वेक्टर है जो कि आपका बी वेक्टर है, के बीच के एंगल को किससे डिनोट कर रखा है मैंने? बीटा से। ठीक है, तो ये लिख रखा है मैंने। अब हम क्या करने वाले? हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो वैसे उसकी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है डेरिवेशन की, बट फिर भी एक आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कैसे डिराइव होगा, और फिर इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर, तो आपके पास जो इनिशियल वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कैपिटल ए और कैपिटल बी,
तो मैंने आपको बताया ये जो वेक्टर होगा ये भी बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट आपने इस वेक्टर को यहाँ से फ्रीली शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? बी। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ मैं यहाँ से ऐसा कुछ 90 डिग्री पर, तो आप थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हो कि ये साइड और ये साइड कितनी है ना? क्यों? क्योंकि हमें एंगल पता है यहाँ पर कितना थीटा, तो ये जो आपका वेक्टर होगा और ये जो एंगल होगा वो भी आपका थीटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्राइंगल मिल गया है ये वाला। अगर इसको मैं कुछ नाम देना चाहूँ तो ए स्मॉल बी स्मॉल सी नाम दे सकता हूँ। स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है। इसका ये एंगल आपको पता है थीटा है, इस साइड की लेंथ आपको पता है वो है बी, तो आप ये दोनों साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्री को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा आपका बी साइन थीटा हो जाएगा और ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाले को, अगर ये ए बी सी हो गया तो इसको मैं कुछ और दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ, तो डी बी सी। तो ट्राइंगल डी बी सी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ट्राइंगल, ये डी बी सी, जहाँ पर जो ये हाइपोटेनस है वो आपकी क्या है? वही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। सो लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल आर, जो कि हमें फाइंड करना है। और हमें ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो मिल चुका है, कितना है? बी साइन थीटा। और जो बेस होगा इसका वो किसके इक्वल है? वो है जो छोटा सा कॉम्पोनेंट था वो कितना था आपका? बी कॉस थीटा, बट उसमें हमें ए भी ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी कॉस थीटा। अब तो बहुत ही ईजी है, हमें हाइपोटेनस निकालना, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, तो इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर लोगे आपको, तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल आर। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका। तो इसको स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मॉड से। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो मॉड ऑफ आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन जो आपके इनिशियल वेक्टर से ए और बी, उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल आर का, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका आर, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये। ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पर मॉड्यूलस को लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर दो इनिशियल वेक्टर्स आपको गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है स्पेसिफिकली, और एंगल भी पता है आपको उन दोनों वेक्टर्स के बीच का, और आपसे रिजल्टेंट पूछा है कि रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ करना है हर बार। क्या है ये फॉर्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर जो ए है और जो बी है वो क्या है आपका? वो भी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी क्या है? आपके मैग्नीट्यूड्स ही है। तो आपको सिंपली मैग्नीट्यूड्स को पुट करना है और जो एंगल है आपका उसको कॉस थीटा में पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी, वो था आपका रिजल्टेंट वेक्टर का इनिशियल वेक्टर से एंगल्स। ए वेक्टर के साथ कितना है? अल्फा, बी वेक्टर के साथ कितना है? बीटा। तो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो इनिशियल वेक्टर से एंगल है अल्फा, वो आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम? तो उसका भी डेरिवेशन होता है, बट आपको यहाँ रिक्वायर्ड नहीं, तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका? tan अल्फा विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर tan अल्फा फाइंड करना है, सॉरी बीटा, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, वो हो जाएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड का हमने डिराइव कर लिया है, और अगर आपको अल्फा फाइंड करना है फिर बीटा फाइंड करना है तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आप याद रख सकते हो। तो इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सम स्पेशल केसेस। ठीक है। तो जो हमारा पहला जो स्पेशल केस है वो क्या है कि आपके जो इनिशियल वेक्टर्स है ए और बी, उनके बीच के एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अगर वो थीटा आपका 0 हो जाए तो एडिशन क्या होगा? ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या हो गया हमारा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब क्या है कि आपके जो वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। अगर वेक्टर ए राइट में है तो वेक्टर बी भी राइट में होगा, अगर वेक्टर ए लेफ्ट में है तो वेक्टर बी भी लेफ्ट में होगा। इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ऐसे दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं, उस केस में अगर इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वो वापस लिख देंगे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा हमें पता कितना है, 0। तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे इसे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1। तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर इक्वेशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं, जिनके बीच का एंगल कितना है, 0, तो उस केस में अगर आपको उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, सिंपली जो ए वेक्टर है आपका और जो बी वेक्टर है उनके जो मैग्नीट्यूड है उन्हें आप स्केलर वे में ऐड कर दीजिए। सो लेट्स से कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका होता है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है लेट्स से कि 3, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता, 2 + 3 मतलब इक्वल्स टू 5। सिंपल। तो जैसे आप स्केलर एडिशन करते थे वैसे ही करना है आपको, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में जो सेकंड स्पेशल केस होगा वो है आपका, अगर ये जो थीटा था हमारा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो आपका कितना हो जाए, पाई। सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई या फिर 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, कि अगर ए वेक्टर राइट में है तो बी वेक्टर कहाँ होगा आपका, लेफ्ट में। ए राइट में तो बी वेक्टर आपका लेफ्ट में, या फिर ए अगर लेफ्ट में तो बी वेक्टर राइट में, ए अगर ऊपर है तो बी वेक्टर नीचे, जस्ट उसके ऑपोजिट, क्योंकि ये एंगल कितना आपका 180 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पैरेलल वेक्टर्स जब थीटा 0 है और जब थीटा आपका 180 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल केस, ठीक है। तो इस केस में जो एडिशन होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है हमारा, वो है 180 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 180 कितना होता है, वो होता है -1। तो अब आप क्या कर दोगे, -1 को यहाँ पुट कर दोगे तो आपका कैपिटल R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसको अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब यहाँ पर भी कोई वेक्टर नहीं आ रहा, कोई थीटा बीटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वापस, कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है जहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर के ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल केस है, जहाँ पर थीटा कितना होगा आपका 180 डिग्री, तो वहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका बड़ा वेक्टर होगा, लेट्स से कि इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसमें से आप जो छोटा वेक्टर है आपका जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, स्केलर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेट्स से कि ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5 है और बी का मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लेता हूँ मैं 2 है। तो हमें रिजल्ट पता है क्या है, कि रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के, क्योंकि यहाँ पर ए बड़ा है। तो सिंपली 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आंसर। और लेट्स से अगर बी बड़ा होता तो बी माइनस ए कर देते हैं हम, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसी सीक्वेंस में जो थर्ड केस है और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है वो क्या है आपका, कि जो एंगल है थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, दो केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए जब 0 और पाई है। अब थर्ड केस में लेट्स से कि अगर ये एंगल आपका π/2 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2 मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में ज्योमेट्रिकली कैसे होगा, ये वेक्टर्स कुछ ऐसे होंगे। ए वेक्टर लेट्स से कि यहाँ है तो इससे 90 डिग्री पर आपका
बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको ऐड करना है दो वेक्टर्स को तो कैसे करेंगे? अब हमें ज्योमेट्री का यूज़ नहीं करना है, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, जस्ट उसको हम यूज़ करेंगे और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक बार, इस बार हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसे। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो आपका फॉर्मूला क्या होगा उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला वही। अब आपको थीटा यहाँ पर कितना गिवन है, 90 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि कॉस 90 कितना होता है, वो होता है 0। तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस थीटा तो 0 हो गया, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो r किसके इक्वल आ गया आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो रिजल्ट हमें वहाँ से भी मिला था जब हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, जब आपने नॉर्थ में ट्रैवल किया था 4 मीटर्स और ईस्ट में ट्रैवल किया था 3 मीटर्स। तो आपसे मैंने जब डिस्प्लेसमेंट पूछी थी तो हमने पाइथागोरस का यूज़ करके बता दिया था कि ये कितना होगा आपका 5 मीटर्स। तो 5 मीटर्स कैसे आया था, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तभी तो 5 आया था। तो यही तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। तो पहले हमने किससे सॉल्व किया था, इसे ज्योमेट्री से सॉल्व किया था, अब हमने किससे सॉल्व किया, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें बहुत ही ईजी सिचुएशन गिवन है जहाँ हम विजुअली देख पा रहे कि क्या हो रहा है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला पर रिलाई करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्पेशल केसेस हो गए। अब इसी टॉपिक पे हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब।